हाँ जी, किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो पूछ ले जी मेरे से। सर बुक का इशू है। यार बुक का इशू अब आपको अब तक तो वो रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। सर वो रास्ते में पड़े हॉस्टल बंद पड़े हैं। नहीं तो अब हॉस्टल बंद पड़े हैं तो जिनके पास था मैंने कहा उनसे कुछ आप कर लें, कोई आपको स्क्रीनशॉट मिल जाए। या ये सारा मटेरियल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, अगर आप इसको लिखेंगे ना हर टॉपिक को तो इंटरनेट पे भी ये अवेलेबल है। ठीक हो गया। इसको करें और ये बुक्स वगैरह का अरेंज करें। अगर आपको आना पड़ा, अब ट्रांसपोर्ट अभी खुली है, आप आ सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पहले एग्रीकल्चर इनकम को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को किया था, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस की वेरियस डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने कैपिटल गेन्स को किया था। अच्छा, अब होता यह है कि जब गवर्नमेंट जो है ये डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, तो वो हर एक हेड्स में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस जो है वो ग्रांट की जाती है। अब एग्जाम्पशन से मुराद ये है कि अगर उस बिजनेस की नेचर तो इनकम की बाय बिजनेस होगी या सैलरी से होगी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा, तो उस सूरत में अब ये जो एग्जाम्पशंस हैं ये आपकी बुक के पेज 34 से शुरू होती हैं। अगर आप नेट से भी जाएंगे तो वहां पे भी लिखेंगे, उसके नोट्स आपको ऑनलाइन वैसे भी मिल जाएंगे। तो अब 34 पेज से मैं पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की एग्जाम्पशन से बात करता हूँ। हमने अभी तक जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने सैलरी की इनकम के वेरियस डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो सैलरी है उसके अंदर सिर्फ जो मंथली सैलरी है वही नहीं होती, बल्कि जो बोनसेस वगैरह मिलते हैं, कोई वेजेस है, पेंशन वगैरह मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, एनुटी मिलती है, सारे का सारा जो है ये तमाम का तमाम जो है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर आता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें, ये डेफिनेशंस पढ़ने का अब मकसद ये होगा कि अब जो हम आज एग्जाम्पशंस को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर फिर हमें मजीद चीजों का पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर एग्जाम्पशंस अवेलेबल होती हैं। अच्छा, सबसे पहली जो एग्जाम्पशन है वो सेक्शन 43 के अंदर है, सैलरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अच्छा, जिस तरह मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको पता है कि हर मुल्क के अंदर दूसरे ममालिक के हाई कमीशंस या जिनको हम कहते हैं एम्बेसीज, वो अवेलेबल होती हैं। अब उन एम्बेसीज में जो स्टाफ होता है, जिसको हम डिप्लोमेट कहते हैं, सफीर कहते हैं, वो ज्यादातर वही उसी मुल्क के नेशनल होते हैं। और उनकी जो पे वगैरह है, यानी आप पाकिस्तान के अंदर अगर सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया के अलावा अगर आप कह लें अमेरिकन है, ब्रिटिश है, किसी के भी, या ब्रिटिश हाई कमीशन है, उसमें जो स्टाफ है उसकी सैलरी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही, बल्कि उनको सैलरी जो है वो जिस मुल्क का वो एम्बेसी है वो वाले उसको पे कर रहे हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान की कुछ एम्बेसीज जो है वो अगर मुल्क से बाहर है, फिलिपाइन में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड के अंदर है, वो सारी की सारी को सैलरी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है, ना कि उनकी अपने जिस मुल्क में वो एम्बेसी है उनकी गवर्नमेंट पे कर रही है। तो वो तमाम में जो होता है स्टाफ, उसकी जो फॉरेन गवर्नमेंट जो पे करती है, क्योंकि ये अब इनकम जो होगी ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपको पे नहीं की होगी, तो इस तरह की सैलरीज जिनको भी मिलेंगी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होंगी, यानी उनके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई टैक्स लागू नहीं कर सकती। और यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि उस अब वो जो है उसकी कुछ एप्लीकेशंस है कि गवर्नमेंट जो है फॉरेन उनको पे कर रही है, साथ ही उन्होंने 3 कैटेगरी अपना क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, जो उसको फुलफिल करेगा उसके लिए फिर क्या होगा कि जो टैक्स है वो लागू नहीं होगा। उसमें सबसे पहला है फॉरेन नेशनैलिटी। कोई भी एम्प्लाई
जो अदर दैन अब पाकिस्तान के अंदर है लेकिन वो नेशनल फॉरेन नेशनल है, वो सारे के सारे जो है उनको अगर कोई सैलरी बाहर वाली गवर्नमेंट दे रही है, या फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर कोई फॉरेन नेशनल है साथ उसको जो पेमेंट मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, वो भी बाहर वाली गवर्नमेंट से मिल रही है, वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर कोई फॉरेन नेशनल है लेकिन उसको सैलरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। यानी यहाँ पे अब ये दोनों कंडीशन का मीट होना जरूरी है। नंबर वन, कि गवर्नमेंट जो उसका एम्प्लॉयर हो वो फॉरेन गवर्नमेंट हो। नंबर टू, उसकी जो नेशनैलिटी है वो फॉरेन हो, वो पाकिस्तान का नेशनल ना हो। नंबर टू, सिमिलर सर्विसेज। अब सिमिलर सर्विसेज से मुराद ये है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है डिटेल में, अपना ये जितने भी हाई कमीशन हैं या एम्बेसीज हैं, कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या फर्क है? एनीवन? आप लोगों ने कॉमनवेल्थ का सुना है? चले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वो तमाम ममालिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हुए हैं, जैसा कि पाकिस्तान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये जितने भी कॉमनवेल्थ के मेंबरान हैं, वो जब एक दूसरे के ममालिक के अंदर वो कोई भी सफारत खाना खोलते हैं, एम्बेसी खोलते हैं, उसको हम हाई कमीशन का नाम देते हैं। और जो बाकी हैं उनको हम एम्बेसी का नाम देते हैं। मसलन चाइना है, उसकी एम्बेसी होगी, लेकिन इंग्लैंड है, उसका हाई हाई कमीशन होगा। तो यहाँ पे भी अब अगर पाकिस्तान की एम्बेसी है, इसी तरह अगर इंग्लैंड, अपना इंग्लैंड में हाई कमीशन है पाकिस्तान का, और इंग्लैंड का हाई कमीशन है पाकिस्तान के अंदर, अब दोनों तरफ जो एम्प्लॉई हैं वो सिमिलर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारे पाकिस्तानी एम्प्लॉई सैलरी विड्रा कर रहे हैं, यूके की गवर्नमेंट उन पे कोई टैक्स लागू नहीं करती, और इसी तरह हम जो है हम यहाँ पे अपना लागू नहीं करते। बेटा ना। अच्छा, उसके बाद है सिमिलर एग्जेम्पशंस। अगर किसी और मुल्क ने किसी एग्रीमेंट के तहत हमारे एम्प्लॉइज को जो उस मुल्क में काम कर रहे हैं उसको एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, तो फिर वो एक एग्रीमेंट साइन होता है, तो उन्हीं के लोगों को जब वो हमारे मुल्क में काम करेंगे तो उनको भी एग्जेम्पशंस जो है वो मिलती हैं। तो ये सारे का सारा जो है ये अब एग्जेम्प्ट होगा, इसको हम कहेंगे कि ये एग्जेम्पशन हो गया। उसके बाद अब आगे है सैलरी फॉर सर्विसेज अंडर एन एड एग्रीमेंट। अब आपको पता है पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी एड्स आती हैं, बहुत सारे ममालिक की एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करती हैं। अब उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाफ हायर होता है, लेकिन उनकी पेमेंट क्या हो रही होती है? फॉरेन से हो रही होती है। वो भी सारे के सारे जो है वो एग्जेम्प्ट होती हैं। इसके अंदर भी उन्होंने 5 मुख्तलिफ कंडीशंस रखी हुई हैं, जिसमें पहली वही है कि वो फॉरेन नेशनल अगर होगा और साथ उसकी जो है वो सैलरी जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत हुई होगी, वो भी एग्जेम्प्ट होगी। फिर उसके बाद सर्विसेज अंडर एन एड एग्रीमेंट, कोई दो ममालिक के दरमियान कोई आपस में एड का एग्रीमेंट हुआ है, जैसा कि यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ गया, या पर कोविड-19 के लिए आपको पता है यहाँ पे एक चाइनीज टीम आई थी, अगर वो टीम को हम कोई पे वगैरह कर रहे हैं या सारा है, तो वो एक एड एग्रीमेंट के तहत आई हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने हमारी सपोर्ट के लिए जो चीजें भेजी हैं, तो उनकी अगर सैलरी होगी हम उसके ऊपर भी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसके बाद है नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट ओनली ड्यू टू सर्विसेज। अच्छा, ये जो रेजिडेंट का यहाँ पे एक टर्म है, ये पीछे डेफिनेशंस के अंदर आई होगी, वो आप लोगों ने वहां पे भी पढ़ लेनी है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हर वो बंदा जो पाकिस्तान के अंदर 100 मिनिमम 166 दिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंजेक्टिवली या पोर्शन में अपना जो है वो रहा होगा, उसको हम रेजिडेंट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, एक है इंग्लैंड नेशनल, लेकिन वो पाकिस्तान में आया, पहले वो 100 दिन रहा, उसके बाद फिर 30 दिन रहा, फिर वो 36 दिन रहा, एक साल के अंदर। अब मैं यहाँ पे साल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर से मुराद है 1 जुलाई से लेके
अगले साल की 30 जून वो तक। नहीं काम उसके उसके अंदर जो है वो जब रहा तो उसमें जो अब वो स्टेटस होगा उसका उस साल के लिए, हम उसको रेजिडेंट बोलेंगे। और चाहे वो पाकिस्तान का नेशनल है, लेकिन वो 166 दिन से कम अगर पाकिस्तान में उसका एक फाइनेंशियल ईयर में जेल में। रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर है कि अगर उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होगा और वो मुल्क में नहीं रहा होगा, फिर भी हम उसको कहेंगे कि उसकी एग्जेम्पशन है। नेशनैलिटी ऑफ हेडिंग कंट्री, ये भी वैसे ही है कि वो उसकी नेशनैलिटी जो है वो फॉरेन नेशनैलिटी होगी, वो भी इसी तरह है। ये अपना जो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं वो माइक बंद कर लें। वो नहीं साहब, वो सैलरी फ्रॉम, उसके बाद है सैलरी फ्रॉम एड फंड्स, एडेड फंड्स। उसके बाद जब कोई फंड्स वगैरह आते हैं, उसके अंदर एड के लिए अगर कोई अपना इमदाद में से अगर कोई सैलरी विड्रा करता है, वो भी हमारी सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद इसमें एक और है, एम्प्लॉइज ऑफ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क पाकिस्तान। ये बेसिकली गिलगित की तरफ से एक इंसेंटिव दिया गया था, गिलगित की तरफ से एक इंसेंटिव है। तो वहां पे जो भी एम्प्लॉई होगा आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क पाकिस्तान का, उन सब की सैलरी जो है उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता। इसके बाद है सैलरी ऑफ सी फेरर। अब आपको पता है कि जहाज के कप्तान है वो अब मुख्तलिफ ममालिक में सफर करते हैं, और बाज़ औक़ात उनका अगेन वही है कि ज्यादातर जो स्टे होता है वो मुल्क से बाहर होता है। वो भी अगर कोई सैलरी विड्रा करते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स लागू नहीं हो सकता। और प्री रिक्विजिट्स इन फॉरेन कंट्री, अगर कोई नेशनल बेशक पाकिस्तान का, लेकिन उसको कोई भी बोनस मिला है, कोई और इंसेंटिव मिला है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सैलरी होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ कैश को ही हम लेंगे। अगर कैश के अलावा भी कोई उसको बेनिफिट मिल रहा है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पार्ट ऑफ सैलरी होता है, वो सारे का सारा भी एग्जेम्प्ट होगा। कंपनसेटरी अलाउंस अब्रॉड, इसको हम हार्डशिप अलाउंस भी कहते हैं। तो बाज़ जो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये मुख्तलिफ सफारत खानों में जो लोग तैनात होते हैं, उनको इस तरह के अलाउंसेस ऑफर किए जाते हैं। तो ये जितने भी अलाउंस होते हैं, ये उनकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसका 75% तक एग्जेम्प्ट होता है। यानी अगर उनकी सैलरी है अगर 10 लाख, तो 7.5 लाख तक वो एग्जेम्प्ट होगा। उससे ज्यादा जितना होगा उस पर टैक्स लागू होगा, अगर उससे कम होगा तो फिर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। उसके बाद फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन। अब हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई एसेट की शक्ल में कोई अकोमोडेशन दी है, वो भी पार्ट ऑफ सैलरी होगा। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन वो लेने वाला अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अपना कोई गवर्नर है किसी सूबे का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये जितने भी अपना फेडरल मिनिस्टर्स हैं, इन सब के अप टू 10%, और ये जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स हैं, इनको जितनी भी अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है, इस सारी फैसिलिटीज पे कोई टैक्स लागू नहीं होता। प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल गवर्नर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जजेस जो है, इनके फुली जो भी अलाउंसेज होते हैं वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंटेरियंस की बात करें, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका जो उनकी बेसिक सैलरी है उसका सिर्फ 10% तक उनको छूट है, बाकी पे उनको टैक्स अदा करना पड़ता है। इसी तरह कन्वेंस फैसिलिटी एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये जो दोनों हैं, ये भी प्रोविंशियल गवर्नर्स को अगर मिलते हैं, वो भी उस पर कोई अपना टैक्स लागू नहीं होता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी नहीं होता। ये जो कमांडर्स हैं फौज के, जर्नैल, उनके भी अगर उनको मिल रही है कन्वेंस की फैसिलिटी या एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है। मिनिस्टर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट भी एग्जेम्प्ट है, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी एग्जेम्प्ट है। इसी तरह आगे पेंशन है। पेंशन अब हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। तो ये जितनी भी पेंशन होती है वो पार्ट ऑफ सैलरी जरूर है, लेकिन इट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
यानी ये पेंशन जितनी भी विड्रा की जाती है वो सारी एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता। इसके बाद आगे लीव इन कैशमेंट की एक टर्म है। लीव इन कैशमेंट से मुराद ये होती है कि ये पब्लिक सेक्टर के अंदर हर साल छुट्टियां होती हैं, अगर कोई वो छुट्टियां ले लेता है तो उसकी खत्म हो जाती हैं, अर्न लीव उसको हम नाम देते हैं। अगर कोई नहीं लेता तो उसकी हर साल की जमा होती रहती है, और एंड पे अगर वो छुट्टियों के बदले अपना पैसे उसको लेना चाहे, ये अभी ऑप्शन होती है अक्सर जगह पे, तो वो जो लीव इन कैशमेंट होती है वो भी एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। फिर उसके बाद एन्युटी है, और कोई फंड्स हैं जो हमने पिछले भी पढ़े थे, अप्रूव्ड फंड जो हैं, ये सारे के सारे ये भी एग्जेम्प्ट होते हैं। आगे भी उन्होंने ग्रेजुटी और पेंशन का लिखा है, वो भी होता है। फिर उसके बाद होता है स्पेशल अलाउंस। अच्छा, स्पेशल अलाउंस जो होता है ये बाजुकात स्पेशल जॉब के लिए देते हैं। मसलन अब आप अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक ऐलान किया है कि जो कोविड-19 डॉक्टर्स हैं, जो अपना पैरामेडिक्स है, जो फ्रंट लाइन पे कोविड-19 के वार्ड्स में काम कर रहे हैं, हम उनको एक एक्स्ट्रा बोनस देंगे, सैलरी 1 माह की या बेसिक के बराबर देंगे। अब वो स्पेशल अलाउंस हो गया। इसी तरह आर्मी आर्मी के जवान हैं, इसी तरह पुलिस के हैं, उनको कुछ स्पेशल अलाउंसेस की शक्ल में, इसी तरह और बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पेशल अलाउंस की मद में जो है वो उनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। वो सारी की सारी स्पेशल अलाउंस जो भी हो, वो सारे का सारा भी एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, इसके बाद प्री रिक्विजिट्स विदाउट मार्जिनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉइज को मिलती हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है उसकी उस पर कोई मजीद एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। अच्छा, उसके अंदर जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले है फ्री एंड सब्सिडाइज फूड। अगर कोई पिज्जा हट है, इसी तरह और कोई फूड चेन है, केएफसी है, बर्गर किंग है, अगर वहां पे वो अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे खुराक मुहैया करते हैं, या वो उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो एक अपना वक्त का खाना देते हैं, ये खाना अब जो है तो ये बेनिफिट, ये पार्ट ऑफ सैलरी जरूर होगा, लेकिन इस पे कोई टैक्स लागू नहीं होगा जो उसकी मार्केट वैल्यू। और ये आगे उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखी है, इनको पढ़ लीजिएगा, मैंने वैसे आपको जो है वो और एक एग्जाम्पल। उसके बाद है फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन। अब हमारी एग्जाम्पल है कि हमारे जो टीचर्स हैं, अगर उनका कोई बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी अगर उसको फीस माफ कर रही है, तो वो सारे का सारा जो है वो जो उसका खर्चा होगा, ये पार्ट ऑफ सैलरी जरूर है लेकिन ये एग्जाम्प्ट होगा टैक्स से। उसके बाद है फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। अब आपको पता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे अपना जो है वो जहाँ पे उनको अपना फ्री ट्रीटमेंट होता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वो जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, वो जब अपने एम्प्लॉइज को फ्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी देते हैं, ये पार्ट ऑफ सैलरी जरूर होता है लेकिन ये एग्जाम्प्ट होता है। इसी तरह ये अब रीजन अगर आप इसमें देखें तो अगर कोई फूड कंपनी है, अगर कोई फूड कंपनी है वो कर रही है, उसमें उसकी मार्जिनल कास्ट नहीं आ रही, वो बाकियों के लिए भी खाना बना रहे हैं, उसी में से उस एम्प्लाई को खाना दे रहे हैं, इस सूरत में एग्जाम्प्ट होगा। यही अगर कोई अपना जीसी यूनिवर्सिटी अगर वो एम्प्लॉइज को बाहर से खाना मंगवा के दे रही है, वो इस तरह नहीं होगा। फिर जो हॉस्पिटल्स हैं, खुद के जो हॉस्पिटल वाले उनका तो होगा, लेकिन अगर बैंक का मुलाजम है उसको कोई फैसिलिटी दी हुई है, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। तो ये चीज आपने देखनी है, यहाँ पे उन्होंने टर्म लिखी हुई है विदाउट मार्जिनल कास्ट, यानी उनपे अब मजीद उनकी कास्ट नहीं लगेगी, बल्कि उनके लिए वो मेन कोर बिजनेस होगा। और जब वो अपने एम्प्लॉइज को उसमें फ्री ऑफ कास्ट या डिस्काउंट पे ऑफर करेंगे, तो वो जितना डिस्काउंट उनको मिलेगा वो सारे का सारा टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो है अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल फैसिलिटी देती है। उसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी फ्री की हुई है, स्टेट लाइफ है, और बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज को फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। या बहुत सारी अब यूनिवर्सिटी हमारी है जीसी,
वो मेडिकल फैसिलिटी फ्री नहीं देती, लेकिन वो हमें अलाउ करती है कि अगर हम कोई मेडिकल पर्पसेस के लिए कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड करें तो एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी वो हमें कुछ हमारे एक्सपेंसेस जो है वो वापस कर देते हैं। अब उसके लिए अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या हॉस्पिटलाइजेशन है या दोनों है, अगर ये किसी को प्रोवाइड किए गए हैं तो ये फ्री होंगे, ये अब इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट होंगे। उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस और हॉस्पिटल चार्जेस आर बोथ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्ट। अगर उन्होंने कोई खर्चा किया था उनको वापस मिला है, ये भी फुली एग्जेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद इसी के अंदर आ गया है मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर उन्होंने ये जो मेडिकल फैसिलिटी दी है या ये जो मेडिकल चार्जेस रीइंबर्स किए हैं ये एज पर जॉब एग्रीमेंट के थे, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के, फिर ये एग्जाम्प्ट होगा। अगर पहले नहीं था अब उन्होंने किया है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद एंटीएन ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक हैज बीन गिवन वेयर सच फैसिलिटी हैज बीन एंजॉयड। साथ ये जरूरी है कि वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें उस हॉस्पिटल का, उस अदारे का जहां पे उन्होंने ये मेडिकल फैसिलिटी ली है, और उस हॉस्पिटल का गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होना जरूरी है। फिर उसके बाद मेडिकल बिल आर सर्टिफाइड एंड अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। और फिर वो जो जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, उसको एम्प्लॉयर ने भी आगे तस्दीक करनी है उसकी। सिंपली ये नहीं होगा कि एम्प्लॉय की तस्दीक से वो होगा, तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये अभी जो हमने बात की है ये की है मेडिकल फैसिलिटी की। अब इससे आगे जो एग्जाम्पशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेडिकल अलाउंस है। अलाउंस और फैसिलिटी में एक फर्क ये है कि फैसिलिटी से मुराद ये है कि अगर कोई हॉस्पिटल में दाखिल होता है उसका खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो मेडिकल अलाउंस है उससे मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट मंथली एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दे दी जाती है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो बंदा बीमार हुआ हो, उसको एज पर एग्रीमेंट वो अलाउंस मिलता है। अब उस अलाउंस की जो एग्जाम्पशन है उसके लिए भी जो है वो कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन है, हम उसको भी वन बाय वन करके जो है वो अपना देखते हैं अभी। हाँ जी, उसमें अब जो मेडिकल अलाउंस है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट है। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। यानी अब अगर एक बंदे की सैलरी है 1 लाख रुपया, तो अगर तो उसका मेडिकल अलाउंस 10,000 तक है तो वो उसका एग्जाम्प्ट होगा। अगर उसका मेडिकल अलाउंस है 12,000 तो फिर वो 10,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बाकी 2,000 पे उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके बाद फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल और बहुत, अगर उसको साथ ये भी कंडीशन है कि वो साथ उस बंदे को अब मेडिकल फैसिलिटी ना दी गई हो। अगर मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है फिर ये कंडीशन लागू नहीं होगी, यानी ये सिर्फ उनके लिए है जिनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी जो मेन एग्जाम्पशंस थी ये हमने इनकम फ्रॉम सैलरी की एग्जाम्पशंस की। इसके बाद अब हम बात करेंगे एग्जाम्पशंस इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चीजों पे एग्जाम्पशंस अवेलेबल है। उसके अंदर यार मैं अपनी बीवी से बड़ा ही काम हूँ ये
जितने स्टूडेंट भी क्लास में हैं वो इस चीज में केयरफुल रहें कि वो जो एक्स्ट्रा साउंड्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस थिंग। और अगर उनका दिल नहीं करता पढ़ने को तो जरूरत नहीं है, वो बेशक ना अपना आए यहाँ पे। यहाँ पे अगर पढ़ना है तो आए, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है। नॉन सीरियस एटीट्यूड की, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम अब मैंने देख लिया, अब अगर नेक्स्ट टाइम किसी का हुआ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये किसका माइक ऑन है, तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इसके बाद अब एग्जाम्पशन हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के जितने भी अपना है इनकी इनकम्स, वो सारी की सारी टैक्स से एग्जेम्प्ट है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी भी जो इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट है टैक्स से। फिर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये भी पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का अदारा है, इसकी भी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। फिर सेलर ऑफ रियल एस्टेट, अच्छा इनकी अब एग्जेम्पशन मिली हुई है, वो क्या है कि ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अगर उसको कोई प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको जो इनकम हासिल होगी उस इनकम पे भी उसको टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अगर कोई चीज बेचना चाहें तो वो बेचें। और जो ट्रांजैक्शन है वो 7 जुलाई 2007 से लेके 30 जून 2010 के दरमियान हुई हो। यानी अगर आज हम कहेंगे तो आज इस एग्जाम्पशन लागू नहीं होती, ये एग्जाम्पशन पिछले सालों में लागू होती है। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एनआईटी या म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, उनमें अगर किसी को इनकम होती है तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया हुआ है कि उनकी इनकम भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। इस तरह इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि वो उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। और उसके लिए अब कुछ कंपनीज के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये इनकम फ्रॉम नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट के लिए जो है वो है एटलीस्ट 90% ऑफ ट्रस्ट यूनिट्स आर हेल्ड बाय पब्लिक, यानी 90% जो यूनिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के हेल्ड होने चाहिए, उनके पास हो। और फिर इसी तरह बाकी जो 90% है वो अकाउंट होल्डर्स के पास हो जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हैं। फिर जब हम म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करें तो वो SCCP से रजिस्टर्ड होने चाहिए। और उसके बाद जो इनकम है वो किसी भी कैपिटल गेन की शक्ल में हुई होनी चाहिए। और 90% जो है इनकम जो है वो अकाउंट होल्डर या उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जो उसके इन्वेस्टर्स हैं। तो ये सारे का सारा है। अब इसमें ये है कि ये पहली क्लास का हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है, आप लोग यहाँ तक अपना जो है वो हम कर रहे हैं। तो इसके बाद अब दोबारा से जो है वो मैं 5 मिनट के बाद दोबारा से इससे आगे जो है ना वो आपको स्टार्ट करवाता हूँ। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज हम जो है जी जी सर आपने जो पहला लेक्चर था उसकी आपने ना ऑडियो नहीं सेंड की, वो मैं कर वीडियो नहीं देता हूँ। सेंड असल में ना थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है लैपटॉप में भी, तो वो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक या स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक सारी अपलोड हो जाएंगी। चले ठीक ठीक है ना, वो यूट्यूब पे सारा वो करना है, हमने कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कुछ स्पेस यूनिवर्सिटी से ही हमें मिलनी है, तो वो मैं कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। चलें जी, ये मैं अभी दोबारा फिर क्लास को ना 5 मिनट के बाद दोबारा से आप आ जाएंगे। चलें जी, ओके जी। ओके सर।